हाय, वेलकम बैक। आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के सारी डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रिपरेशन, इनके बारे में सब कुछ डिटेल करने जा रहे हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एस ब्लॉक एलिमेंट्स और उनमें से सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अरे ये क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। BMGCASRDARE। अब इससे पहले के जो एलिमेंट्स अपन लोगों ने लिखे थे वो कौन कौन से थे? HLINKRBCSFR एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स में रेडियम, रेडियो एक्टिव, इसके अलावा ये लेस मेटेलिक, बहुत कम मेटेलिक, इसके अलावा ये मेटेलिक बट मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है BEMGCASRDA और RE। जरा इनके बारे में पता करना है कि ये मिलते कहां कहां पर है। तो अकरेंस में सबसे पहले BE की बात कर लेते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में होता है बेरिल के नाम से, BeOAl2O3, BeO.Al2O3 बेरिल के नाम से ये अर्थ क्रस्ट में मिलता है। कितने नंबर का एलिमेंट है पूरे एलिमेंट्स में? इसकी प्लेस है 55th, ठीक है, सॉरी 51st प्लेस, 51 नंबर पूरे एलिमेंट्स में से 51 प्लेस पर ये पाया जाता है। 51th नंबर है इसका, 51वां नंबर है। अर्थ क्रस्ट में 51 नंबर है, ठीक है। प्लस इसमें कभी कभी BeOAl2O3 6SiO2 इसके फॉर्म में भी ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मैग्नीशियम। भाई साहब, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और किस किस के फॉर्म में है? मैग्नेसाइट के फॉर्म में, मैग्नेसाइट MgCO3। मैग्नेसाइट एक और है और इसका नाम है मैग्नेसाइट का MgCO3। इसके फॉर्म में मैग्नीशियम मिलता है। अर्थ क्रस्ट में इसका नंबर कौन सा है? अच्छा खासा नंबर है इसका, 6th। अर्थ क्रस्ट में 6th नंबर पर, यानी सभी एलिमेंट्स में कौन सा प्लेस इसने हासिल किया है बेटा? 6th। इसके अलावा एक और इसका और होता है जिसका नाम है डोलोमाइट। डोलोमाइट MgCO3 और CaCO3, MgCO3 और CaCO3 का मिक्सचर, इसको कहते हैं डोलोमाइट, ठीक। इसके फॉर्म में भी मैग्नीशियम बहुत मिलता है, निकाला जा रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका और है कार्नेलाइट। और बच्चों, कार्नेलाइट होता है पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और 6H2O। पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, 6H2O, इसका नाम है कार्नेलाइट। इसके फॉर्म में भी ये मिलता है, ठीक। तो दूसरा अपने पास मैग्नीशियम। तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं कैल्शियम। कैल्शियम सबसे पहले आप कहेंगे सर प्लेस बताइए कौन से नंबर का है? तो ये इसको पायदान पर रखा गया है, 5th। मतलब अभी तक जितने एबंडेंट एलिमेंट हैं अर्थ क्रस्ट में, प्रेजेंस मोस्ट abundant
इन अर्थ क्रस्ट 5th नंबर पे रखा गया है। और इसका सबसे सुपर ब्यूटीफुल क्यूट और ब्यूटी पार्लर एग्जाम्पल है जिप्सम CaSO4.2H2O। जिप्सम CaSO4.2H2O जिप्सम इसका नाम है। और जिप्सम के फॉर्म में ये बच्चों सबसे ज्यादा मिलता है। फ्लोरस्पार भी इसका एक और है, CaF2 लिख सकते हो। फ्लोरस्पार इसको कहते हैं CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। फिर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है CaCO3 लाइमस्टोन के फॉर्म में भी ये मिलता है। और अब बचे अपने पास कितने 3, तो मैं जरा स्क्रीन चेक करने के नीचे तक आ रहा है, अरे वाह 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 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास बचे 3 BeMgCa SR BaRa। ये 3, इन 3 का क्या होगा रे बाबा, बहुत ट्रेस है इसलिए इनको ज्यादा नंबर पे नहीं रखा गया है। वेरी लेस अमाउंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये तो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। और ये दोनों वेरी लेस इन अर्थ क्रस्ट। ठीक, इन तीनों को नंबर देना है बस। आप कहेंगे सर ये तो 50 बनता, फिर भी आपने दे दिया, जानते हो क्यों? इसकी अभी इंपॉर्टेंस पता चलेगी आपको इस चैप्टर बेरिलियम की। तो बेरिल याद रखना है आपको। ये सारे एलिमेंट्स थे, इनकी प्रेजेंस जो मेन है उनकी याद रखना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली कि इनका कौन सा प्रेजेंस है, कितने नंबर पर है। थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए आपको, एक नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इस एलिमेंट की प्रेजेंस है। दूसरे नंबर पर चलते हैं और अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? सभी की। कौन कौन? सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स लिख लो भैया, BeMgCa SR BaRa। ये हुआ इसका एटॉमिक नंबर। 1s2 2s2 2p0 1s2 2s2 2p6 3s2, ये बाकी 3p खाली होगा इसमें। फिर 1s2 डॉट 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 4s2 1s2 डॉट 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 5s2 1s2 डॉट 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 6s2 1s2 डॉट 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 7s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक मजेदार बात क्या देखनी है, वो ये बात देखनी है कि s ऑर्बिटल के पास ये स्ट्रक्चर है और इस s ऑर्बिटल में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो भी स्टेबल होता है, और अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल होता है। लेकिन इन दोनों केसेस में विच वन इज मोर स्टेबल, तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये मेटल लूज करते तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसके पास डाई कैटायनिक फॉर्म आ जाएगा, 2 कैटाइन बन जाएंगे एंड दैट विल बी मोर स्टेबल। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी बहुत मस्त बातें करने जा रहे हैं। सो अभी के लिए केवल इतना देखना है कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2, ओके, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस शेल। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर हम बात करें इसके एटॉमिक रेडियस की,
कि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, नीचे आने पर इंक्रीज होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन सब की बातों को स्टार्ट करते हैं और अब हेडिंग डाल दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसको इतना लिखा रख देंगे ताकि अपन को समय समय पर काम होता रहेगा। इसको लिखा रख देंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है, हमें देखना है कि इनका नेचर कैसा है। तो सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो क्रिस्टलाइन वाइट होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्टर होते हैं और हार्डर देन फर्स्ट ए ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं नोट करते जाओ आप। क्रिस्टलाइन, मेलिएबल, डक्टाइल, मेटेलिक, मोस्ट मेटेलिक है, फर्स्ट ग्रुप से तो थोड़े कम लेकिन बाकियों से मोस्ट मेटेलिक, लस्टर, हार्डर देन फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी, याद रखना है। क्यों, अब सबसे पहले देखो इसका जो अपीयरेंस होता है वो ग्रेस व्हाइट होता है। नोट कर लेना, दिखते कैसे हैं सभी, ग्रेस व्हाइट कलर में दिखते हैं। तो जो इसके ग्रेस व्हाइट कलर का जो अपीयरेंस है, ऑब्जर्वेशन है, वो होता है फर्स्ट ग्रुप का अलग था, सेकंड ग्रुप का ग्रेस व्हाइट होता है। इसके अलावा लस्टर है, मेलिएबल है, डक्टाइल है। बेरिलियम को थोड़ा सा छोड़ दें तो, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। और अगर इसकी एटॉमिक साइज की बात करें हम, तो एटॉमिक साइज क्या मिलेगा हमें, एटॉमिक साइज इन पिकोमीटर। तो बच्चों कितना, बेरिलियम का 27, 72, 100, 180, 135 एंड 148 पिकोमीटर। एटॉमिक साइज, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे चल रहे हो तो Be के पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 सेल है इसके पास। इसके पास आप आ जाओ तो कितनी सेल है, 1 2 3। इसके पास सेल आ जाओ 1 2 3 4। इसके पास सेल आ जाओ तो 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, सेल्स इंक्रीज नीचे आने पर। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगी, और यही रीजन है कि इसका ये डिस्टेंस कितना है, 27 पिकोमीटर, ये डिस्टेंस है 72 पिकोमीटर, ये डिस्टेंस है 100 पिकोमीटर एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, इसलिए जो एटम का साइज है वो भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब जरा इनका आयनिक कैरेक्टर देख लेते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, दूसरे पॉइंट पर इन्हीं सबका आयोनिक कैरेक्टर। ये तो हो गई साइज, एटॉमिक साइज, आयनिक कैरेक्टर। बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखना कि तो साइज जस्ट नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। हाई न्यूक्लियर चार्ज ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। देन फर्स्ट ग्रुप सेल इंक्रीज हो रही है, तो होगा क्या, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज इन द न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, फर्स्ट ग्रुप से तो थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचे रहेंगे किसके पास, न्यूक्लियस के पास। लेकिन जैसे ही आप नीचे आओगे, बट ऑन मूविंग डाउन नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जैसे ही नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी,
न्यूक्लियर पावर डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियस की ताकत आखिरी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए विल लेस। A nucleus will be less capable to attract the electron which is present in the last cell, and number of cells are increasing. So as you can observe here, the 2 cells are there. You can observe here 3 cells are here. You can observe here 1 2 3 4 cell. You can observe here 1 2 3 4 5 cell, and so on. So the cell which are present inside, these cells are protecting the attraction force of the nucleus. Suppose this one is nucleus. Nucleus is attracting the electron, but first cell electron are protecting the attraction force creating by the nucleus on the outermost cell. तो यहां पर प्रोटेक्ट करने वाली एक सेल है, ये प्रोटेक्ट कर रही है इसको, यहां पर ये 2 प्रोटेक्ट कर रही है इसको, यहां पर बच्चों 3 सेलें अंदर वाली प्रोटेक्ट कर रही है इसके अट्रैक्शन को, यहां पर 4 सेल आर प्रोटेक्टिंग इट्स अट्रैक्शन फोर्स टू गो ऑन लास्ट सेल। तो जितनी सेल बढ़ती जाएंगी वो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन उतनी ही कम करती चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे। एक क्लास के अंदर स्टूडेंट बैठे हैं, मान के चलो पहली लाइन में बैठे, उनका मोर कंसंट्रेशन मेरी तरफ रहेगा, सेकंड वाले का थोड़ा सा कम रहेगा, थर्ड वाले का और कम, फोर्थ हो। अगर मैं ऐसी 100 सेलें लगाता हूं तो लास्ट वाले बच्चों का तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इतनी दूर बैठे सर सुनाई नहीं दे रहा है ना। तो डिपेंड करता है, जो जितने क्लोजेस्ट होगा कंसंट्रेशन उस पर उतना ही ज्यादा रहेगा। तो यहां पर ये कंसंट्रेशन, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस का जो माइनस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा ज्यादा है और डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर यही कारण है बच्चों कि एटॉमिक साइज बढ़ता चला जा रहा है। सो क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग डाउन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, attraction force by the nucleus on the outermost cell will decrease because of the inner cell which are working as a screens, and these screens are protecting the attraction force by the nucleus on the valence electron. This effect is known as screening effect. This effect is known as screening effect. Now next heading. अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी, इनके डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। डेंसिटीज ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स। सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स की डेंसिटी क्या है बच्चों, बड़ा मजेदार टॉपिक है। सो मच हायर देन फर्स्ट ग्रुप। पहली बात तो ये, क्योंकि इनका साइज फर्स्ट ग्रुप से कम है, तो इन सब की डेंसिटी मच हायर देन फर्स्ट ग्रुप because they have a small size than the first group elements. फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट से इनका साइज कम है, इनका साइज कम है इसलिए डेंसिटी ज्यादा है। वॉल्यूम कम है क्योंकि आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मास तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इनवर्सली रिलेशन में, इनवर्सली रिलेशन में है, डी इनवर्सली रिलेशन विद वॉल्यूम, इनवर्सली। तो जैसे जैसे इनका साइज, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप का साइज बड़ा था, सेकंड ए आने पर साइज छोटा हुआ, तो जैसे साइज छोटा होगा डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी। अब यहां पर दो बातों को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा। डेंसिटी डिक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम,
बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी डिक्रीज फ्रॉम बीई टू सीए। डिक्रीज क्यों हुई? बीई से सीए पर आने पर डेंसिटी घटी क्यों? कारण क्या है? तो अगर हम इनकी बात करें बीई, एमजी, सीए, तो इन तीनों की डेंसिटी D इजकस टू M अपॉन V, और नीचे आने पर इनकी डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डेंसिटी घट रही है, बढ़ नहीं रही, डेंसिटी घट रही है। तो डेंसिटी घटने का कारण क्या है भाई? अभी अपन ने क्या पढ़ा कि अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो इन तीन का जो वॉल्यूम है वो उतना ज्यादा नहीं घटता फर्स्ट ए ग्रुप के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट अगर आप लिख दें तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता, यानी इनका साइज फिर भी काफी बड़ा है। ठीक है, तो याद रखना इन दोनों के केस में अगर हम आपको बात करें। और दूसरी चीज इनका जो मास है, साइज छोटा होने की वजह से थोड़ी सी मास कॉम्पैक्ट हो जाता है। अगर इनका क्रिस्टलाइन नेचर देखो तो काफी कॉम्पैक्ट नेचर है क्रिस्टलाइन का। तो इनकी डेंसिटी बीई एमजी से सीए तक, सीए तो फिर भी एवरेज है, डेंसिटी इनकी डिक्रीज होगी। लेकिन सीए के बाद एसआर, बीए और आरए, यहां से यहां तक सीए कॉमन है, याद रखना सीए कॉमन है दोनों में। सीए, एसआर, बीए और आरए में अगर देखा जाए तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इस कैल्शियम से रेडियम तक जाने पर डेंसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि D इजकस टू M अपॉन V। इसके केस में मास का जो रेशियो है और जो वॉल्यूम का रेशियो है उसमें मास प्रोडोमिनेंट हो जाता है। मतलब वॉल्यूम के कंपेयर में जितना ज्यादा वॉल्यूम नहीं हो पाता उतना ज्यादा एटॉमिक मास बढ़ जाता है। तो यहां पर इंक्रीज क्या हो जाता है? एटॉमिक। किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम के। यहां पर क्या होता है? मास थोड़ा सा कम है, किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो जहां मास कम होता जाएगा वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज हो जाएगी। मास कम, डेंसिटी कम। नीचे आने पर वॉल्यूम के कंपेयर में अगर मास को देखा जाए तो मास थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, इसलिए डेंसिटी नीचे क्या होती है? जब मास ज्यादा बढ़ रहा है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। वेरी सिंपल। तो यहां से बीई एमजी इन दोनों के नीचे आने पर डेंसिटी डिक्रीज होगी, और सीए, एसआर, बीए, आरए तक, सीए को आप एवरेज मान सकते हो, एसआर, बीए, आरए यहां से नीचे आने पर डेंसिटी इनकी बच्चों क्या होती है? बढ़ जाती है। इस बात को आपको याद रखना है ठीक से। ओके, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लो। ओके, रफ करते हैं। तो ये हो गई अपने पास क्या? डेंसिटी से रिलेटेड बात होगी सारी। अब कौन सी बातें रह गई? अभी भी बहुत बातें रह गई, आराम से समझेंगे, क्योंकि हमें कोशिश करना है कि इसी लेक्चर में हम लगभग पूरा सेकंड डे को वाइंड अप करते हैं। अब आते हैं जरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पर। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फर्स्ट सेकंड ग्रुप के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होगा इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? द सेल साइज आयन आर पैक्ड। मतलब क्या हुआ? इसके द आयंस आर मोर पैक्ड इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इसके आयंस काफी पैक होते हैं, ठीक है। और मोर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो मोर नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। याद रखना, एक पॉइंट तो ये याद रखो, हैशटैग। दूसरा हैशटैग, मोर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है मींस स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स। दो चीजें ध्यान रखना। एक चीज तो ये सभी क्या बनाते हैं? M++ आयन। तो
तो जब क्रिस्टल के अंदर M++ आयन होगा तो एक M++ दूसरे M++, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एक M++ ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, दूसरा बगल में M++ है उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, बाद में इन्हीं के ऊपर बैक अट्रैक्शन होता है। तो जितने ज्यादा आयंस जनरली इसमें दिखाई दे रहे हैं उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। और यही कारण है, ये वाली पॉइंट पढ़ो, मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम के अंदर मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। इस वजह से फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के कंपेयर में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। सो हैविंग मोर लार्ज वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट and boiling point than the first A group elements। ठीक है, दो चीजें, इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? इनके क्रिस्टल कॉम्पैक्ट है, इनमें डबल पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, 2++ बनाते हैं। जो जितने ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है उसमें उतने ही ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। याद रखना, मेटल के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, हेंस इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आपको मैंने फर्स्ट ग्रुप से पढ़ाया था, तब बताया था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस सेल। तो क्या होती है, अब आप इनके सभी फर्स्ट सेकेंड ग्रुप का साइज कैसा होता है? सेकेंड ए group elements having large size but small size than first A group। याद रखना, फर्स्ट ए ग्रुप के कंपेयर में तो इनका साइज छोटा, लेकिन दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में इनका साइज बड़ा। तो बड़ा साइज होने पर इफ यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस सेल, अब ये बेरिलियम का मैंने बनाया, सो इफ यू वांट टू रिमूव दीज इलेक्ट्रॉन देन यू हैव टू गिव आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट। जब ये बन जाएगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचा बैलेंस सेल में, देन यू हैव टू गिव एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। देन यू कैन रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली इसके बैलेंस सेल के सारे इलेक्ट्रॉन गए, अब केवल अंदर बचे 2 इलेक्ट्रॉन और ये स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए? 2 पॉजिटिव चार्ज। एंड 2 पॉजिटिव चार्ज, ये किस तरह का एटम बन गया? M++ टाइप का एटम बन गया विच इज स्टेबल। ये स्टेबल हो गया। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो है जब इफ यू आर गिविंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, देन एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके न्यूक्लियस की ताकत और बढ़ गई। देन इफ यू वांट टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन यू हैव टू गिव मोर एनर्जी देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपको याद रखना। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लार्जर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए उतना आसान काम नहीं है। और अगर हम इसके कंपेयर करें, ठीक है, चलो अगर इसका हम कंपेयर करें किसमें? फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए, तो NaKMgCa ऐसे लिख सकते हो आप, NaKMgCa। इन चार में अगर कंपेयर करना है, यानी सोडियम का 496 किलो जूल पर मोल,
पोटेशियम का 419 किलो जूल पर मोल, और अगर इन दोनों का देखो तो 737 और 590 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब आप देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी है या आयनाइजेशन एनर्जी। सोडियम में आपको एक इलेक्ट्रॉन को हटाना था, तो टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस शेल ऑफ सोडियम एटम यू हैव गिवन 496 किलो जूल एनर्जी। नीचे आए पोटेशियम का साइज और बढ़ गया, देन यू हैव टू गिव 490, घट गई, साइज बढ़ गया, जल्दी इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसमें आ जाओ 737 मैग्नीशियम में, टू रिमूव ऑल 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखना नॉट फॉर 1, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस शेल, जबकि नीचे आने पर कैल्शियम का साइज बढ़ गया, सो यू हैव टू रिक्वायर्ड ओनली 590 किलो जूल पर मोल एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखो यहां से यहां आने पर ये क्या हो रही है, डिक्रीज, यहां से यहां आने पर डिक्रीज। लेकिन अगर इसका और इसका कंपेयर किया जाए, ये देखो, तो Na के आगे रखा हुआ एलिमेंट मैग्नीशियम, कैसे आप देखो H Li Na K Rb CS Fr Be Mg Ca Sr, इसके आगे नहीं है। Na के जस्ट आगे क्या है, मैग्नीशियम, Na के आगे मैग्नीशियम, Na का 496, मैग्नीशियम का 737, कितनी ज्यादा एनर्जी इसकी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भाई साहब फर्स्ट ग्रुप का साइज बड़ा था, सेकेंड ग्रुप का साइज छोटा था। दिस इज द रीजन दैट व्हाई मैग्नीशियम हैविंग लार्ज आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू सोडियम। यहां इन दोनों का कंपेयर कर लो, 419 और 590, अगर इन दोनों का कंपेयर करा जाए तो 419 से देखो कितनी हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके आगे जैसे ही आप चले तो कैल्शियम जब आया, पोटेशियम का साइज बढ़ा, कैल्शियम का साइज छोटा, एनर्जी मोर टू रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द रीजन कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। ओके, चलो साहब, ये हो गया अपने पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, लोअर देन किससे होगी, फर्स्ट ग्रुप से तो ज्यादा होगी, इसके आगे जो आएंगे उनसे थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि उनमें तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज का भी यहां पर रीजन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी निपटा दिया अपन ने बहुत शानदार एग्जाम्पल के साथ, जो आपके सब्जेक्ट में 4 चांद लगाते रहेंगे ये एग्जाम्पल्स अगर आपको आते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आज नाउ हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनका क्या होता है इसको देख लो पहले। तो दीज ऑल एलिमेंट्स हैव हाई मेटेलिक नेचर, shows strong electropositive कैरेक्टर। सभी के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, लेकिन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन फर्स्ट ए ग्रुप, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के कंपेयर में इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है, यही कारण है। अब जैसे अपन बात कर लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ M++, ठीक है। तो मैग्नीशियम की अगर बात करो Mg12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये दोनों एलिमेंट चले जाएंगे और मैग्नीशियम 12++, 1s2,
2s2 2p6 ये बचेगा। इसी तरह से कैल्शियम बनेगा, इसी तरह से सारे ग्रुप के एलिमेंट बनेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा साइज फर्स्ट से कम है, इसलिए जो फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा है, इनका उनसे कम है। लेकिन सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बाकियों से तो ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लिख लेते हैं। अब इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इन सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इन एक्वस स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, थोड़ा सा सीरियस हो जाना इसके ऊपर। बस एक बार ही तो अपन को ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद तो हमें याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इन सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इन एक्वस स्टेट, इन दोनों में इसका दिखना है। सॉलिड स्टेट में क्या होगा, जैसे मैग्नीशियम है, इसने क्या बनाया Mg++, कैल्शियम है, इसने क्या बनाया Ca++, बेरियम है BMgCa SR, एस्ट्रोनशियम ने क्या बनाया Sr++, बेरियम ने क्या बनाया Ba++। तो बेटा सॉलिड स्टेट में ये जो 2+ आयन है ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, इनके क्रिस्टल बहुत पैक होंगे। इनके क्रिस्टल्स कैसे होंगे, बहुत पैक होंगे, डबल प्लस कैटायनिक सॉलिड होगा और लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी व्हेन दीज फॉर्म्स सॉलिड लैटिस, मोर एनर्जी रिलीज्ड। जब ये Ca Mg या Sr जब अपने क्रिस्टल बनाएंगे, जब सॉलिड पैक होंगे तो इनमें से बहुत एनर्जी बाहर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जितना पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड एलिमेंट है जब उसके साथ क्रिस्टल फिक्स करेगा तो मोर एंड मोर एनर्जी विल गो आउट, और इसी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो अपन लिख सकते हैं इसमें हाई लैटिस एनर्जी। इन सभी की हाई लैटिस एनर्जी होगी और सेकंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स की लैटिस एनर्जी फर्स्ट ए से तो ज्यादा होगी, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये लैटिस फॉर्म करेंगे, लैटिस क्या होता है बेटा, लैटिस होता है इस तरह से स्ट्रक्चर। ये हम लोग 12th क्लास के चैप्टर नंबर सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। ये क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड। अभी बात करेंगे कि इनमें से कौन सा एलिमेंट किस तरह का क्रिस्टल बनाएगा, ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो जब भी इनके 2 पॉजिटिव चार्ज वाले सॉलिड स्टेट में जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इनका स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगा और मैक्सिमम एनर्जी बाहर चली जाएगी। कि जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी बाहर जाती है, इसलिए सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट जब सॉलिड स्टेट में कंबाइंड होंगे तो ज्यादा एनर्जी बाहर छोड़ेंगे। अब जरा इनकी बात एक्वस स्टेट में कर लेते हैं। ठीक है, एक्वस स्टेट में इनका हाल क्या होगा, ये तो अपन ने सॉलिड स्टेट में देख लिया। एक्वस स्टेट में बेटा क्या होगा, जैसे अपन ने लगाया Mg, जैसे ही आप इसको वाटर में घोलोगे इसके चारों तरफ वाटर आ जाएगा। आई टोल्ड यू दैट हाइड्रेशन होगा, यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी होगी। इसके चारों तरफ H2O आ जाएगी और H2O और मैग्नीशियम के बीच में एक पार्शियली एट्रैक्शन फोर्स होगा। एक पार्शियली एट्रैक्शन फोर्स होगा और इस एट्रैक्शन फोर्स से एनर्जी गोज आउट। यहां तक दिख रहा है बच्चों की नहीं दिख रहा है, एक बार चेक करना। अरे वेरी गुड, दिख रहा है यहां तक। तो बेटा होगा क्या, एनर्जी गोज आउट, यहां से एनर्जी बाहर जाएगी और ये भी स्टेबल होगा। इसमें क्या हो रहा था, इसमें जब इसने लैटिस बनाया तब एनर्जी बाहर छोड़ी, इसमें जब इसने हाइड्रेटेड फॉर्म बनाया तब एनर्जी बाहर छोड़ी। बात दोनों में अपनी जगह ठीक है। अब हमें ये बात करनी है कि इसमें ज्यादा एनर्जी बाहर जाएगी या इसमें ज्यादा एनर्जी बाहर जाएगी।
तो हम फिर ये बात करेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा है या यहां पर ज्यादा है। तो बच्चों एक बात याद रखना, लैटिस की स्टेबिलिटी मोर होती है देन हाइड्रेटेड स्टेबिलिटी से, याद रखना। तो यहां पर हाई हाइड्रेशन एनर्जी 2+ आयन बनने की वजह से एक्वस सॉल्यूशन में यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, और ये क्या होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब मैं यहां पर बात करूं कि डिक्रीज डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी कम हुई क्यों। आप में से कई स्टूडेंट जानते हो, जो छोटे साइज का एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे लिथियम को बताया था मैं, इसमें बेरिलियम है, छोटा साइज ज्यादा डेंसिटी होगी चार्ज की। मैं मास की डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मतलब ओवरऑल डेंसिटी उसका वेट को अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं, मैं चार्ज की बात कर रहा हूं। छोटे साइज पर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर थोड़ा सा ज्यादा शो कर रहा है, साइज छोटा है, तो वो क्या होगा, घिर जाएगा चारों तरफ से पानी से, आसानी से पानी घेर सकता है। लेकिन बड़ा साइज होगा तो पानी उसको दूर से वाटर का मॉलिक्यूल घेर नहीं पाएगा, उसको सराउंड नहीं कर पाएगा, और वाटर के मॉलिक्यूल का O इसके पॉजिटिव कैरेक्टर के साथ फोर्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, पानी प्रॉपरली घेर नहीं पाता। छोटा सा एटम आया जिसका साइज छोटा है, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो पानी चारों तरफ से घेर लेगा और ज्यादा एनर्जी को बाहर फेंक देगा, और वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो याद रखना है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑन मूविंग डाउन बच्चों क्या होती है, ग्रेट नीचे की तरफ चली जाती है और ये डिक्रीज होती जाती है। अब हम लोग देखते हैं इसका मैग्नेटिक नेचर। ओके बच्चों, सो मैग्नेटिक नेचर और फ्लेम कलर अब हमें दो देखने हैं। मैग्नेटिक नेचर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। बेटा सेकेंड ए ग्रुप के ये सभी एलिमेंट्स बनाते हैं 2+, ये सभी 2+ बनाएंगे, ओके। और इनके 2 पॉजिटिव चार्ज बनने से एक बात ध्यान रखनी है बेटा, ये जो साइज है बेरिलियम का और मैग्नीशियम का, इनका है थोड़ा सा स्मॉल साइज, थोड़ा सा स्मॉल साइज, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में बहुत तकलीफ होती है, और नॉर्मली हीट करने पर आसानी से इनके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। तो हीट करने पर इनके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते, नॉर्मली डू नॉट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, हीट करने पर ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ते। जब मुझे एक बात बताओ, हीट करने में इसके हेडिंग डाल दूं मैग्नेटिक नेचर एंड फ्लेम कलर, तो जब इनके एटम का साइज छोटा है, इनको हीट करने पर इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाला नहीं जा सकता। तो जब इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा नहीं, तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की हीट को पहले एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जा रहा है, और फिर उसको डी एक्साइटेड नहीं करेगा, हीट जो एनर्जी उसको छोड़ेगा नहीं, तो कलर कहां से दिखाई देगा। इसलिए ये दोनों एलिमेंट कलरलेस होते हैं, कलरलेस। आप कहेंगे सर एक बार और समझा दो, समझा देता हूं। जब कोई एलिमेंट, जैसे एलिमेंट ये है, इसको जब आप हीट दोगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक बाहर की सेल में नहीं रह पाते, और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद वापस अपनी सेल में आते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी सेल में आते हैं तो कुछ हीट एनर्जी को लूज करते हुए आते हैं, डी एक्साइटेशन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तब इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, और जब बाहर आ रहा है डी एक्साइटेशन। तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, ठीक है,
जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो हीट को छोड़ते हुए आएगा, और यही हीट हमें विजिबल रेंज में दिखती है, और इसी को कहते हैं फ्लेम कलर। तो जिसमें बेटा एक बात बताओ, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा और फिर वापस आएगा, उसी का तो फ्लेम कलर नजर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि सर फर्स्ट ए ग्रुप में, सॉरी सेकंड ए ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर जाएगा और डी एक्साइट होकर अंदर भी लौटेगा। इतनी हीट मत दे देना कि वो लौट ना पाए। हीट लिटिल अमाउंट, मतलब जितने में वो इलेक्ट्रॉन चला जाए और अपने हायर लेवल की सेल में पहुंचे और वहां से फिर वापस लौट के प्रीवियस सेल में आए जहां से गया था। तो जब वो वापस आएगा, what is going on? This one is the nucleus. These are the two electrons present in the valence shell. We are giving heat, so these two electrons are going in the higher energy level. Okay, after absorbing the heat, after some time, these two electrons cannot stable in the higher energy level because they require now more energy to take around the nucleus. So these two electrons will come back inside the internal cells. So when these two electrons will come back in the internal cell, they will lose some amount of energy. एंड इस एनर्जी की एक फिक्स वेवलेंथ होगी जो कि हमें अलग अलग कलर की दिखाई देगी, और इसी को हम लोग फ्लेम कलर के नाम से जानते हैं। तो अगर फ्लेम कलर की बच्चों बात करें तो फ्लेम कलर में देख लीजिए कौन से कलर हमें नजर आते हैं। सो आपको याद रख लेना है कि कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं पहले, और यहां पर मैं कलर लिख दे रहा हूं। इन दोनों को मैंने क्या लिखा, नो फ्लेम कलर। इनका यहां से कोई फ्लेम कलर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम CaSrBa की बात करें तो कैल्शियम ब्रिक रेड, फिर क्रिम्सन, फिर एप्पल ग्रीन, फिर क्रिम्सन। ब्रिक रेड, ठीक है, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाते हैं तो ब्रिक रेड बनाएगा। इसके बाद SR का देखो तो क्रिम्सन कलर आता है, क्रिम्सन, इसका एप्पल ग्रीन कलर आता है, इसका फिर लाइट क्रिम्सन, लाइट क्रिम्सन। तो ये कलर है किसकी वजह से, ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फटाफट इनको नोट कर लीजिए, जल्दी से एक बार इनको नोट कर, पानी पी लिया जाए थोड़ा सा। हो गया, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं और हेडिंग डाल दीजिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कौन कौन सी हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। ये लाइन पर वी गो लेट, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज, रेडी, चलो चलो चलो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड ए ग्रुप्स या सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें किस किस के साथ रिएक्शन, वही चीज सबसे पहले रिएक्शन विद एयर। तो M++ आयन बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करें तो MO टाइप के कंपाउंड बनेंगे, या Ca+O2 करें तो क्या बनेगा बच्चों, CaO। इस तरह से कंपाउंड बनेंगे। और ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है, जैसे आपने बनाया BeMgCaSr
BaRa, इसका बनेगा BeO, इसका बनेगा MgO, CaO, SrO और BaO। और नीचे आने पर इनके ऑक्साइड का बेसिक नेचर बच्चों क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इनके ऑक्साइड्स को रिएक्ट्स विद वाटर किया जाए तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, बेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस, ये बन गया बेस। तो इनके ऑक्साइड्स को अगर अपन ने पानी के साथ मिक्स कर दिया बच्चों तो ये क्या करेंगे, बेस बना लेंगे। हालांकि BeO की अगर अपन बात करें, बेरिलियम ऑक्साइड, तो बहुत ही ज्यादा कम मेटेलिक कैरेक्टर का है, इसलिए बहुत ज्यादा कम रिएक्टिविटी भी ये बच्चों शो करता है। अब जरा बात कर लेते हैं रिएक्शन विद वाटर टू फॉर्मेशन हाइड्रोक्साइड। इन्हीं की बात, वाटर के साथ डायरेक्ट, मेटल का ऑक्साइड नहीं, सीधे सीधे मेटल की बात करते हैं। तो मेटल की बात देखो, ये रिएक्शन पानी के साथ बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पर तो कर देगा, लो टेम्परेचर पर ये नहीं कर पाएगा पानी के साथ। Mg की रिएक्शन अगर H2O के साथ कर दें बच्चों तो MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी तरह से Ca प्लस H2 इट विल गिव CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस एंड Sr प्लस H2 SrOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यहां से दे देंगे, एक ये नहीं देगा और एक ये नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर पर बेरिलियम पानी के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका रिएक्टिव पावर बहुत कम है और एक नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। तो ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर है, अगर इसको हाई टेम्परेचर दे दो तो BeOH होल ट्वाइस प्लस H2, और बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा कौन, BaOH होल ट्वाइस मोस्ट बेसिक, फिर SrOH होल ट्वाइस, फिर CaOH होल ट्वाइस, फिर MgOH होल ट्वाइस और फिर BeOH होल ट्वाइस। ये बेसिक नेचर क्या हो रहा बच्चों, इंक्रीज होता चला जा रहा है हाइड्रोक्साइड्स का, ठीक है। और सोलुबिलिटी भी क्या होगी बेटा इनकी, दिस विल बी मोर सोलुबल। ये हाइड्रोक्साइड सोलुबिलिटी भी सेम है, सोलुबिलिटी भी क्या हो रही है इसकी, इंक्रीज हो रही है। इनके हाइड्रोक्साइड की सोलुबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं बच्चों रिएक्शन विद एसिड। तो ये तो रिएक्शन विद वाटर हो गया। रिएक्शन विद एसिड बात करते हैं। रिएक्शन विद एसिड जैसे HCl, H2SO4। अगर बेटा HCl के साथ आप इनकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, कहेंगे सर ये तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है, ये तो हम कर लेंगे। कैसे, BeCl2 प्लस H2, MgCl2 प्लस H2, CaCl2 प्लस H2, SrCl2 प्लस H2, BaCl2 प्लस H2। सभी हाइड्रोजन दे रहे हैं और ये जो सॉल्ट बन रहे हैं ये नीचे की तरफ इनकी सोलुबिलिटी इंक्रीज होगी। सोलुबिलिटी इन वाटर इंक्रीज। सॉल्ट अकेला मेटल होता, ये हाइड्रेशन वाला नहीं है। हाइड्रेशन एनर्जी में अकेले एलिमेंट की बात करते हैं, यहां पर कंपाउंड है, सॉल्ट है ये, तो इसकी सोलुबिलिटी जितना स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता चला जाएगा, क्योंकि बेसिक करेक्टर यहां पर BeCl2 मोर आयनिक करेक्टर होगा पानी में घुलने पर, तो सोलुबिलिटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बेटा अगर यही रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कर देते, H2SO4, अगर यही रिएक्शन, तो यहां पर क्या आ जाता, यहां पर क्या आ जाता बेटा, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4 सेम बिल्कुल होता। इसकी
नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती। लेकिन बच्चों याद रखना, अगर आप यहां पर HNO3 ले लेते, HNO3 अगर आपने यहां पर ले लिया तो बच्चों याद रखना HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब ये क्या करेगा, यहां से इसको नहीं बनाएगा, अब यहां से क्या बन जाएगा, BeNO3 होल ट्वाइस, BeNO3 होल ट्वाइस, MgNO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस, SrNO3 होल ट्वाइस, BaNO3 होल ट्वाइस। और बच्चों यहां पर जाता H2 की जगह है H2O, ठीक है, H2O। अब एक बात और याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आप यहां पर ये डाइल्यूट HNO3 लेते तो H2O के साथ निकलता NO प्लस ऑक्सीजन भी आ सकता, और अगर आप ये कॉन्सेंट्रेटेड लेते तो इसके साथ देता ये NO2 प्लस O2। तो HNO3 के साथ अगर अपन रिएक्शन करें तो इंटायरली डिफरेंट रिएक्शन होगी देन बाकी मेटल, बाकी एसिड्स के कंपेयर में। सो HNO3 के साथ, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HNO3 क्या करता है, यहां पर एसिड्स के साथ, HNO3 एसिड है, ये इन एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके इनका सॉल्ट तो देता, लेकिन H2 की जगह H2O दे देता है। और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लोगे तो NO2 प्लस O2 भी देगा, इसके साथ डाइल्यूट लेगो तो NO भी देगा और ऑक्सीजन भी देगा। सो कॉपर के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन आगे हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल से। रिएक्शन विद बात करो एल्कलाई, एल्कलाई के साथ रिएक्शन विद एल्कलाई मतलब अब बेस के साथ। एल्कलाई में बेटा Be की अगर रिएक्शन करो तो NaOH के साथ, एल्कलाई क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na2BeO2 टाइप के कंपाउंड बनते हैं प्लस H2। हाइड्रोजन गैस तो ये भी देगा, और सोडियम बेरिलेट इसका नाम है, या सोडियम बेरिलियमेट, सोडियम बेरिलेट लिखना है इसको, और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो ये बेरिलियम के साथ, बाकियों के साथ यही रिएक्शन नहीं होगी। Mg के पास मेटेलिक करैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो फिर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं बनाएगा, ये एल्कलाई के साथ सिर्फ बेरिलियम ही रिएक्शन देगा और नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हाइड्राइड्स। अब इसके हाइड्राइड्स क्या बनते हैं, हाइड्राइड्स प्लस वाटर। कभी कभी एक रिएक्शन बच्चों लिख के आती है कि हाइड्राइड और वाटर के साथ रिएक्शन करो तो क्या बनेगा, तो CaH2 की रिएक्शन वाटर के साथ करो, H2O ये देगा CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, कभी कभी इस रिएक्शन को पूछा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके हैलाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आपको पता है कि हैलाइड्स जितने भी हैं सभी सोलुबल हैं, स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड हैं, पानी में घोलने पर प्लस माइनस में इमीडिएटली ब्रेक हो जाते हैं। तो इनके हैलाइड्स की रिएक्शन अपन लोगों को देखना है। अब बेटा सोलुबिलिटी इन वाटर, अभी मैंने आपको बता दी, सल्फेट और कार्बोनेट की भी देख लो थोड़ी सी, सल्फेट और कार्बोनेट्स। तो जरा बात करते हैं सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स एंड देयर सोलुबिलिटी। तो जैसे BeSO4, BeCO3, MgSO4, MgCO3, CaSO4, CaCO3, SrSO4, SrCO3, BaSO4, BaCO3। बच्चों सल्फेट और कार्बोनेट्स में एक बात याद रखना है, क्या, कि ऑल सल्फेट एंड carbonates are insoluble except sulfates and carbonates of first A
ग्रुप एलिमेंट एंड अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम सल्फेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ध्यान से। मतलब ऑल सल्फेट एंड कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल, किसमें? इन वाटर, H2O की बात कर रहे हैं, इन वाटर, एक्सेप्ट अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट एंड फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट, जैसे Na2CO3, K2CO3, ये पानी में घुल जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें बच्चों, बेरिलियम सल्फेट, तो ये कैसा है? नॉन सॉल्युबल। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, इसी तरह से ये कंपाउंड भी वाटर सॉल्युबल नहीं होते। आसानी से वाटर में ये सॉल्युबल कंपाउंड्स बेटा नहीं होते, याद रखना है इन कंपाउंड्स को। और सल्फेट के साथ जो अपन ने अभी हाल रिएक्शन करी थी, वो इनकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट्स है। सल्फेट के साथ रिएक्शन, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अच्छा, इनका बहुत अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होता है। किसका? सेकेंड ए ग्रुप का रिड्यूसिंग नेचर बहुत अच्छा होता है। रिड्यूसिंग नेचर, सेकेंड ए ग्रुप, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, ये दो इलेक्ट्रॉनों को अभी अपन ने शुरू में देखा था, सभी 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करके बहुत ही जल्दी 2 कैटायनिक फॉर्म बनाते हैं और इस वजह से इनका रिड्यूसिंग नेचर नीचे आने पर इंक्रीज होता है। सो ये थी हमारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। और अब हम एक लास्ट इसका लेक्चर लाएंगे जिसमें हम फर्स्ट ए ग्रुप, जिसमें लिथियम के एनामोलस बिहेवियर, बेरिलियम के एनामोलस बिहेवियर एंड फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप के सारे क्वेश्चंस विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करते हुए एस ब्लॉक को खत्म करेंगे। बारीकी से पढ़ना, ठीक से पढ़ना और हिम्मत रखना, क्योंकि अगर आपने हिम्मत रखी तो आप ही विजयी होंगे, आप ही जीतेंगे। क्योंकि आपकी हिम्मत को तोड़ने वाले तो हजारों मिलेंगे, लेकिन कभी आपको हिम्मत को देने वाले लोग बहुत ही ज्यादा कम देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त हो जाओ। दूसरा आपको अच्छा बुरा क्या बताएगा, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हो जाओ और धीरे धीरे सब्जेक्ट में ताकत बढ़ाओ, निश्चित ही आपकी सफलता होगी।